ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11। हमारा विषय आज का एसपी, जिसमें हम विभाग 2 का 5वां पाठ नियमन पत्र पढ़ेंगे। नियमन पत्र अर्थात नियंत्रण करना। कंपनी का आंतरिक संचालन करने के लिए नियमन पत्र बनाया जाता है। उसमें कुछ कानून के माध्यम से कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण किया जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। व्यापारिक ढांचे में कंपनी स्वरूप सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, किंतु यह जीवित व्यक्ति नहीं है। उसे कानून ने कृत्रिम व्यक्तित्व का रूप दिया है। यह कृत्रिम व्यक्तित्व का रूप पाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक दस्तावेजों का पंजीयन करवाना पड़ता है। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र और नियमन पत्र महत्वपूर्ण हैं। नियमन अर्थात नियंत्रण करना। कंपनी का आंतरिक संचालन करने के लिए नियमन पत्र होता है। नियमन पत्र का अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या है? तो अर्थ, कंपनी कानून 2013 के अनुसार नियमन पत्र यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अर्थात इस कानून या इसके पूर्व के कंपनी के कानून के अंतर्गत किए गए परिवर्तनों सहित कंपनी का नियमन पत्र। आर्टिकल्स अर्थात कंपनी के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्था करने वाले नियमों का समूह। अब इसका महत्व क्या है? आर्टिकल से कंपनी के आंतरिक प्रबंध के कानून और आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं हो सकता है। अतः आवेदन पत्र की व्यवस्थाएं नियमन पत्र के लिए बंधनकर्ता होती हैं। यानी जो भी आवेदन पत्र में कंपनी की जो भी व्यवस्थाएं, कार्य सीमाएं जो भी लिखी होती हैं, वह नियमन पत्र के अंतर्गत आती हैं। इसलिए आवेदन पत्र की व्यवस्थाएं जो है वो नियमन पत्र के लिए बंधनकर्ता होता है। कंपनी के साथ संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नियमन पत्र की व्यवस्थाओं की जानकारी है, ऐसा अनुमान किया जाता है। यानी कंपनी से संबंधित जो भी हैं, चाहे वो अंशधारक हों, चाहे वो वहाँ के संचालक हों, ट्रस्टीगण हों, इन सभी को नियमन पत्र की व्यवस्थाओं की जानकारी होनी ही चाहिए। ऐसा आवेदन पत्र का कंपनी का मूलभूत दस्तावेज है। नियमन पत्र यह आवेदन पत्र की मर्यादाओं में रहकर आंतरिक प्रबंध करने के लिए नियमों को निश्चित करता है। नियमन पत्र का महत्व निम्नानुसार है, जिसमें पहला है दैनिक प्रबंध में उपयोगी। इसके अंतर्गत आता है आवेदन पत्र में दर्शाए कार्य क्षेत्र की मर्यादा में रहकर योग्य प्रबंध और संचालन के लिए आवश्यक नीति नियम दर्शाए जाते हैं, जिसके आधार पर कंपनी दैनिक प्रबंध होता है। यानी रोज का दिनचर्या के बारे में उसका जो भी प्रबंध है, कार्य प्रणाली है, वो सारी व्यवस्थित की जाती है। सेक्रेटरी के लिए विशेष उपयोगी। नियमन पत्र सेक्रेटरी के लिए बहुत उपयोगी है। दैनिक कार्यों में पृथक पृथक शब्दों का अर्थघटन, शेयरों का वितरण कैसे करना है, शेयर किस्त कैसे मंगवाना है, शेयर जब्ती, शेयर परिवर्तन कैसे आदि से संबंधित नियमन पत्र के स्पष्ट नियम सेक्रेटरी को कार्यालय व्यवस्था में और कंपनी संचालन में उपयोगी होती है। तदुपरांत हिसाबी संबंधी बाबतें, संचालक मंडल, ऑडिटर आदि अधिकारियों की नियुक्ति, उनके अधिकार, कर्तव्य आदि से संबंधित नियम भी जो है वो सेक्रेटरी को निश्चित पूर्वक मार्गदर्शन देता है। अगला अंशधारकों के लिए उपयोगी है। आवेदन पत्र के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियमन पत्र मदद रूप है। अंशधारकों के अधिकार, जिम्मेदारी की स्पष्टता नियमन पत्र में होती है। नियमन पत्र यह आवेदन पत्र का पूरक दस्तावेज है। विविध संबंध निश्चित करने में उपयोगी। नियमन पत्र कंपनी तथा सदस्यों के बीच का संबंध निश्चित करता है। कंपनी और सदस्यों के एक दूसरे के साथ संबंध और सदस्यों का आंतरिक संबंध को नियंत्रित करता है। अगला है कंपनी का स्वरूप निश्चित करने में उपयोगी। नियमन पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर कंपनी सार्वजनिक कंपनी है या निजी कंपनी है, यह निश्चित कर सकती है। नियमन पत्र संबंधी कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं। नियमन पत्र के से संबंधित कंपनी के कानून के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कंपनी अधिनियम की पृथक पृथक कलमों में नियमन पत्र की महत्व की व्यवस्थाएं दर्शाई गई हैं। इन व्यवस्थाओं पर आधारित कुछ व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नियमन पत्र में हस्ताक्षर करना पड़ता है।
हस्ताक्षर करने वाले का पता, व्यवसाय और अन्य विवरण भी दर्शाया जाता है। हस्ताक्षर कम से कम एक साक्षी की उपस्थिति में करना होता है। नमूना में दिए गए नियमन पत्र में समाविष्ट सभी नियमों का या कोई नियम या कंपनी स्वीकार कर सकती है। कंपनी नियमन पत्र की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए प्रतिबंधित है। कंपनी सदस्यों की तरफ से इस जिम्मेदारी में से छूट नहीं सकती है। आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नियमन पत्र में कोई भी कलम नहीं रख सकते। निजी कंपनी को उसके नियमन पत्र में निम्नलिखित 3 विशेषताएं दर्शानी चाहिए, जिसमें है कि कंपनी की सदस्य संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 रहेगी। निजी कंपनी को नियमन पत्र के अंतर्गत उसकी सदस्यों की संख्या, ये ध्यान में रखना विद्यार्थी मित्रों कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 और अधिक से अधिक 200 रहेगी। अंशों के हस्तांतरण पर नियंत्रण रहेगा। कंपनी अपने अंश खरीदने के लिए आम जनता को आमंत्रण नहीं दे सकती। निजी कंपनी वाले कंपनी से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नियमन पत्र की जानकारी है, ऐसा कानून मान लेता है। इसमें कोई भी व्यक्ति कंपनी के कार्यालय में आकर नियमन पत्र की जांच कर सकता है और आवश्यक शुल्क देकर नकल भी प्राप्त कर सकता है। यानी नियमन पत्र पे जिस तरीके से आवेदन पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं, तो साक्षी के कम से कम एक गवाह को के सामने रह करके उनको नियमन पत्र पे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इस हस्ताक्षर के माध्यम से ये मान लिया जाता है कि सभी को नियमन पत्र के बारे में पूरी जानकारी है, ऐसा माना जाता है। कंपनी कानून की व्यवस्थाएं और आवेदन पत्र की शर्तों के अधीन विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने नियमन पत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। नियमन पत्र में आद्य स्थापक के रूप में दर्शाए गए व्यक्तियों का घोषणा पत्र, जिसमें कंपनी की स्थापना में रचना या व्यवस्था के संबंध में किसी भी गुनाहित प्रवृत्ति में उन्हें कोर्ट द्वारा दोषी नहीं माना गया है, इस प्रकार का निवेदन देना पड़ता है। यानी उसमें किसी भी प्रकार से कोर्ट के प्रति दोषी ठहराया न गया हो, ऐसे व्यक्ति होते हैं। नियमन पत्र में समाविष्ट होने वाला विवरण। सामान्य रूप से नियमन पत्र में लिखित विवरण समाविष्ट होते हैं, जिसमें पहला है, यदि प्राथमिक अनुबंध किया हो तो उसे स्वीकृत किया है या नहीं, ये बताना पड़ता है। अंशों की संख्या और उसकी दार्शनिक कीमत बतानी पड़ती है। अंश किस्त संबंधी नियम, सभी को उसकी जानकारी देनी पड़ती है। अंश हस्तांतरण संबंधी जो नियम है वो बताना उसके अंदर समाविष्ट किया होता है। अंश की चुकानी, बाकी रकम संबंधी कंपनी का लियन जो है, अंश सौंपने और अंश जब्ती संबंधी नियम, ये सारे विवरण उसमें समाविष्ट होते हैं। असीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी के सदस्यों की संख्या और उसमें विनियोजित पूंजी कितनी है, ये भी बताना पड़ता है। निजी कंपनी के अंश हस्तांतरण पर नियंत्रण, सामान्य सभा संबंधित नियम, संचालक मंडल की सत्ताएं और फर्ज, डिविडेंड संबंधी नियम, ये सभी चीज़ें उसके अंदर समाविष्ट होती हैं नियमन पत्र में। अब इसके आगे कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 1 में दिए गए टेबल F, G, H, I और J का परिचय यहाँ पे आपको दिया जाएगा, वो थोड़ा देख लेना है। टेबल F जो है वह अंश द्वारा सीमित कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 1 में टेबल F अंश पूंजी द्वारा सीमित जिम्मेदारी वाली कंपनियों के लिए है, जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। यानी टेबल F में कुछ बातें का समावेश किया जाता है जो इधर है। कंपनी कानून 2013 में दिए गए पद और शब्दों का अर्थघटन। कंपनी की सामान्य मुहर, उसके उपयोग विषयक नियम, अंश पूंजी संबंधी व्यवस्थाएं, शेयर पर कंपनी के लियन संबंधी नियम, शेयर किस्त संबंधी नियम, शेयर हस्तांतरण संबंधी नियम, शेयर सौंपने का नियम, शेयर जब्ती संबंधी नियम, शेयर पूंजी में परिवर्तन संबंधी नियम, लाभ या पूंजी निवेश संबंधी नियम, शेयर पूंजी की वापसी आय संबंधी नियम, सामान्य सभा संबंधित नियम, सामान्य सभा संचालन संबंधी नियम, सभा स्थगित संबंधित नियम, मताधिकार से संबंधित नियम व उसका स्पष्टीकरण, प्रॉक्सी से संबंधित नियम, संचालक मंडल से संबंधित नियम, संचालकों की संख्या और उसके वेतन विषयक नियम होते हैं, संचालक मंडल की सभा संचालन की विधि, सामान्य मुहर का उपयोग तथा सावधानी संबंधी नियम, डिविडेंड संबंधी नियमावली या मार्गदर्शिका, अनामत फंड संबंधी नियम, हिसाब संबंधी नियम, कंपनी बंद करने की या विसर्जन करने संबंधी नियम, अधिकारियों के जामीन संबंधी नियम, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी टेबल F के। अब टेबल G
जामीन द्वारा सीमित कंपनी जिसकी शेयर पूंजी हो, तो जिस कंपनी के सदस्यों की जिम्मेदारी आवेदन पत्र के अनुसार उन्होंने खरीदे हुए शेयरों की दार्शनिक कीमत की जामीनी दी हो, ऐसी कंपनी जामीनी द्वारा सीमित शेयर पूंजी वाली कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते समय सदस्य संख्या 100 होनी चाहिए, किंतु यदि संचालक मंडल की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर कंपनी के सदस्य संख्या में वृद्धि करने की छूट दी गई है। इस प्रकार की कंपनी को इस कलम के उपरांत टेबल एफ में स्वीकार करना चाहिए। अब इसके अलावा है टेबल एच। टेबल एच जामीनी से संबंधित जिम्मेदारी वाली कंपनी जिसने शेयर प्रकाशित नहीं किए हों, वो टेबल एच के अंतर्गत आते हैं। जैसे जिस कंपनी के सदस्यों की जिम्मेदारी कंपनी को बंद करने की परिस्थिति उपस्थित हो, तब आवेदन पत्र के अनुसार कंपनी की संपत्ति में जितना योगदान देना कबूल किया हो उतने तक ही सीमित हो, ऐसी कंपनी का जामीन से सीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी कहते हैं। ऐसे नियमन पत्र में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। सदस्य संख्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सदस्यों की संख्या 100 होनी चाहिए। कंपनी की व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार सदस्य संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सामान्य सभा सिवाय की सभी सभा विशेष सभा मानी जाती है। सामान्य सभा संचालन संबंधी कुछ नियम हैं। सभा स्थगन की विधि, मतदान संबंधी नियम, संचालक मंडल और उसकी सभा संबंधी नियम, प्रमुख संचालन अधिकारी, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, उसकी बर्खास्तगी करने के नियम। उसके बाद है सामान्य मुहर संबंधी नियम। अब इसके बाद आता है टेबल 1, शेयर पूंजी वाली असीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी। इस प्रकार की कंपनी के सदस्यों की जिम्मेदारी असीमित होती है। ऐसी कंपनी शेयर भी प्रकाशित करती है। व्यक्तिगत मालिकी की पीढ़ी और साझेदारी पीढ़ी की तरह सदस्यों की जिम्मेदारी इसमें असीमित होती है। कंपनी बंद करने की परिस्थिति उपस्थित हो, तब कंपनी का दायित्व भुगतान करने के लिए यदि संपत्ति कम हो तो सदस्यों को अपनी निजी संपत्ति में से कंपनी के दायित्व का भुगतान करना पड़ता है। ऐसी कंपनी अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का उपयोग नहीं कर सकती है। यानी अगर कंपनी बंद हो रही है तो उसमें उसका जो भुगतान करना है वह कंपनी के में जो सदस्य होते हैं वो अपनी संपत्ति में से, निजी संपत्ति में से कंपनी का दायित्व का भुगतान करते हैं। ऐसी कंपनियों का प्रारंभ 100 सदस्यों से हो सकता है, किंतु संचालक मंडल समय समय की आवश्यकता के अनुसार सदस्य संख्या में वृद्धि कर सकती है। टेबल एफ में जो नियमन पत्र है उस नियमन पत्र की अन्य व्यवस्थाएं भी ऐसी कंपनी कानून को लागू पड़ती है। अब इसके बाद है टेबल जे, असीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी जिसकी शेयर पूंजी न हो। ऐसी कंपनी में सदस्यों की जिम्मेदारी असीमित होती है। ऐसी कंपनी में शेयर पूंजी नहीं होती है। व्यक्तिगत या साझेदारी पीढ़ी की तरह यहाँ भी सदस्यों की जिम्मेदारी असीमित होती है। अर्थात कंपनी बंद करने की परिस्थिति उपस्थित हो तो कंपनी का दायित्व भुगतान करने के लिए संपत्ति कम हो तो सदस्यों को अपनी निजी संपत्ति में से कंपनी का दायित्व के भुगतान करना पड़ता है। ऐसी कंपनी का प्रारंभ 100 सदस्यों से हो सकता है, किंतु जब जब आवश्यकता हो तब तब संचालक मंडल आवश्यकता के अनुसार समय समय पर कंपनी के सदस्य की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। टेबल एच में जो नियमन पत्र है उस नियमन पत्र की अन्य व्यवस्थाएं भी ऐसी कंपनी कानून को लागू पड़ती हैं। अब इसके बाद है हमारा नियमन पत्र में परिवर्तन। कंपनी के नियमन पत्र में परिवर्तन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जिसमें पहला है कंपनी कानून के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और न्यायालय की स्वीकृति लेनी पड़ती है। निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी के रूप में रूपांतरण, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसको हम सार्वजनिक कंपनी के रूप में रूपांतरित करते हैं तो उसके लिए हमें कंपनी कानून से स्वीकृति, न्यायालय से स्वीकृति लेनी पड़ती है। सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में अगर यदि रूपांतरण करना हो, सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी में रूपांतरण हो तो ऐसा परिवर्तन न्यायालय की स्वीकृति के बाद ही लागू होता है। उपयुक्त परिवर्तन आवेदन पत्र में दर्शाई गई शर्तों के अधीन होगा। दूसरा है कंपनी कानून के अनुसार कोई निजी कंपनी अपने आर्टिकल्स में इस तरह परिवर्तन करे कि जिससे निजी कंपनी के नियमन पत्र में समाविष्ट मर्यादाएं और नियंत्रण रद्द हो जाए तो उस तारीख से निजी कंपनी के रूप में उसका अंत होता है। तीसरा है संचालकों, मैनेजिंग डायरेक्टर या पूर्ण समय में के डायरेक्टर
के वेतन में वृद्धि करने संबंधी सुधार करना हो तो विशेष प्रस्ताव पारित करना चाहिए। सर्वोच्च स्थान वाली व्यवस्थाओं के विरुद्ध परिवर्तन नहीं हो सकता है। भारत के प्रवर्तमान कायदों के अनुसार के विरुद्ध परिवर्तन नहीं हो सकता है। आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं के विरुद्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता है। सदस्यों के साथ गोलमाल, दगा, धोखा या जुल्म हो, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नियमन पत्र में परिवर्तन कंपनी के हित के लिए होना चाहिए। कंपनी कानून की व्यवस्थाओं के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी नियमन पत्र में अगर परिवर्तन करना है तो कंपनी के हित में अगर हो तो ही परिवर्तन होता है। कंपनी नियमन पत्र में जो भी दर्शाया गया होता है व्यवस्थाएं, तो आवेदन पत्र की व्यवस्थाओं के विरुद्ध परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर सदस्यों के साथ गोलमाल, दगा या धोखा इस तरीके की कोई भी बातें हैं तो ऐसे समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। परिवर्तन करने संबंधी सेक्रेटरी का फर्ज क्या होता है वो। अब नियमन पत्र में परिवर्तन करने के लिए सेक्रेटरी को निम्नलिखित कर्तव्य या फर्ज अदा करना चाहिए। यानी कि पहला है, अंशधारकों की सामान्य सभा आयोजित करने के लिए नोटिस तैयार करके सभा के 21 दिन पूर्व अंशधारकों को प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है, सभा की कार्यसूची तैयार करके नियमन पत्र में सूचित परिवर्तन करना हो तो उसका समावेश कार्यसूची में करना होता है। विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए सामान्य सभा का आयोजन करना, चालू सभा में सभा लेख तैयार करना, मतदान हो तो मतदान की गणना करना और उसका लेखन करना आदि कंपनी सेक्रेटरी का फर्ज होता है। नियमन पत्र में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया है उस विशेष प्रस्ताव की 30 दिन में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रतिलिपि पंजीकृत करवानी होती है। यानी जो भी परिवर्तन किया गया है वो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास वहाँ पे पंजीकृत करवा देना है। सामान्य सभा का लेखन तैयार करके उसमें विशेष प्रकार के प्रस्ताव का समावेश करना। यदि कोई विषय में न्यायालय की अनुमति आवश्यक हो तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। जो परिवर्तन किए गए हैं उनका समावेश नियमन पत्र में कर नियमन पत्र की नई छपी हुई प्रमाणित नकल जो है वो नियत समय मर्यादा में रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाने का कार्य भी सेक्रेटरी का होता है। रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत होने के बाद वह परिवर्तनों पर तभी अमल किया जाएगा। अब अगला है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ ऐसा होता है कि कंपनी के साथ काम करने वाली बाह्य व्यक्ति ऐसा मान लेती है कि कंपनी का जो भी आंतरिक प्रबंध नियमित और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। कंपनी के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को आवेदन पत्र और नियमन पत्र की व्यवस्थाओं की जानकारी हो ऐसा मान लिया जाता है, क्योंकि कंपनी कानून के अनुसार आवेदन पत्र और नियमन पत्र सार्वजनिक दस्तावेज है। इसका कोई भी नकल निकलवा सकता है और उसको पढ़ सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इन दस्तावेजों को की उन्हें जानकारी नहीं है, ऐसी अज्ञानता कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति ऐसा मान सकता है कि कंपनी ने जो व्यवहार किया है वह आर्टिकल में दर्शाए गए नियमों के अधीन कंपनी ने किया है। जिस कार्य को आवेदन पत्र और नियमन पत्र ने अधिकृत किया है उस कार्य को अमल में लाने के लिए सभी कार्रवाई कंपनी द्वारा की होगी, ऐसा सामान्य व्यक्ति मान सकता है। इस नियम को आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का अपवाद। जब कंपनी ऐसा कार्य करे कि जिस कार्य को कंपनी को सत्ता न हो तो ऐसी परिस्थिति में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं पड़ता है। यानी जिस काम को करने के लिए कंपनी को अधिकार न दिया गया हो वैसा कोई भी उस तरीके के कार्य को कोई भी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत में लागू नहीं रखते हैं। जब कंपनी में से छल कपट करके कंपनी में से दस्तावेज प्राप्त किया हो तब यह सिद्धांत लागू नहीं पड़ता है। जब बाह्य व्यक्ति को आंतरिक प्रबंध की अनियमितता विषयक जानकारी हो तो यह सिद्धांत लागू नहीं पड़ता है। कंपनी के साथ काम करने वाले व्यक्ति को जांच करना आवश्यक हो किंतु वह जांच न करे तो इस सिद्धांत का लाभ नहीं मिलता है। सामान्यतः कंपनी के अधिकारी का कृत सत्ता बाहर का हो तो यह सिद्धांत लागू नहीं पड़ता है। यानी सिद्धांत से बाहर जाकर के अगर वो कोई कार्य करता है तो वो भी इसका अमल में नहीं लिया जाता है। उपयुक्त अपवाद परिस्थिति में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं पड़ता है। कंपनी की आंतरिक अव्यवस्था और लापरवाही के विषय में
पक्ष को रक्षण प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आवेदन पत्र और नियमन पत्र के बीच क्या अंतर है। तो इसमें कंपनी का पंजीयन से संबंधित आवेदन पत्र और नियमन पत्र में कुछ अंतर है। जैसे है कि आवेदन पत्र में प्रत्येक कंपनी का पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यह दस्तावेज बनाना अनिवार्य है, और नियमन पत्र में शेयर पूंजी से संबंधित दायित्व वाली कंपनी के लिए यह स्वैच्छिक दस्तावेज है। यदि दस्तावेज नहीं तैयार करें तो टेबल F अपना सकते हैं। पंजीकरण की आवश्यकता, कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण करना अनिवार्य है, और नियमन पत्र में टेबल F अपनाए तो पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। महत्व इसका, आवेदन पत्र बुनियादी दस्तावेज है जबकि नियमन पत्र आंतरिक प्रबंध का दस्तावेज है। इसका उद्देश्य, आवेदन पत्र कंपनी की प्रवृत्तियों का कार्यक्षेत्र निश्चित करता है और आवेदन पत्र में दर्शाए कार्यक्षेत्र से कंपनी आगे नहीं बढ़ती है, जबकि नियमन पत्र है कंपनी का आंतरिक प्रबंध किस तरह चलाया जाए यह निश्चित करता है। इसके बाद है परिवर्तन। आवेदन पत्र में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें परिवर्तन की विधि दीर्घ, अटपटी और खर्चीली है, जिसे प्रस्ताव पारित करना पड़ता है जो आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन नियमन पत्र में सरलता और से परिवर्तन कर सकते हैं। अंशधारकों की सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में भी न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद है अगला हमारा सत्ता की मर्यादा। आवेदन पत्र में निश्चित उद्देश्य के सिवा कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती। यदि कोई कार्य किया जाए तो कंपनी के सदस्य भी उसे स्वीकृति नहीं दे सकते। ऐसे कार्यों को सत्ता बाहर का कार्य कहा जाता है। नियमन पत्र की मर्यादा, बाहर का कार्य किया जाए तो कंपनी के सदस्य उसे स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद है संबंध। आवेदन पत्र पर बाह्य व्यक्तियों तथा आम जनता के साथ संबंध निश्चित होता है, जबकि नियमन पत्र कंपनी और उसके सदस्यों के बीच आंतरिक संबंध निश्चित करता है। सर्वोपरिता, आवेदन पत्र नियमन पत्र के अधीन नहीं है, जबकि नियमन पत्र जो है वो आवेदन पत्र के अधीन होता है। आवेदन पत्र के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नियमन पत्र में हो तो वह व्यवस्था रद्द मानी जाती है। इसके बाद है त्राहित पक्ष। त्राहित पक्ष आवेदन की व्यवस्थाओं का लाभ ले सकता है, लेकिन नियमन पत्र के अंतर्गत त्राहित पक्ष को नियमन पत्र की व्यवस्थाओं का लाभ नहीं मिलता है। इसके बाद हमारा 10वां है विवरण। आवेदन पत्र में 6 कलमें होती हैं, जिसमें पहला नाम की कलम, रजिस्टर ऑफिस की कलम, उद्देश्य की कलम, पूंजी की कलम, उत्तरदायित्व की कलम, स्थापना की कलम, इस तरीके की 6 कलमें होती हैं। जबकि नियमन पत्र में शेयर पूंजी, उसके प्रकार, शेयर हस्तांतरण, शेयर जब्ती, संचालक मंडल, सभा संचालन, हिसाब, मताधिकार आदि विषयक व्यवस्थाओं का समावेश किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर समाप्त होता है।